प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राज्य को एक सिस्टम के रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं, जिसे हम लोग सिस्टम अप्रोच ऑफ स्टेट अथवा राज्य का व्यवस्था सिद्धांत भी कहेंगे। राजनीति शास्त्र में डेविड स्टन को इस सिद्धांत का प्रोपाउंडर या संस्थापक माना जाता है। इसके पहले हमने राज्य के ऑर्गेनिक थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी और क्लास थ्योरी ऑफ स्टेट की चर्चा की है। यह जो राज्य के तीनों सिद्धांत हैं वह राज्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं, परंतु यह नहीं बता पाते हैं कि राज्य कैसे काम करता है, कैसे कमज़ोर पड़ जाता है, कैसे उसमें बदलाव आते हैं और कैसे वह नष्ट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने क्लास थ्योरी ऑफ स्टेट में यह बताने का दावा किया है कि राज्य कैसे काम करता है, कैसे कमज़ोर या शक्तिशाली हो जाता है और कैसे यह नष्ट हो जाता है। बेशक यह सही बात है, परंतु मार्क्स सभी राज्यों को नष्ट होने के लिए अभिशप्त मान लेते हैं, जबकि व्यवहार में यह देखा जा रहा है कि राज्य के स्वरूप में बदलाव तो आ जाता है, परंतु वह नष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, यदि हम एक राज्य को विभाजित होकर या दो तीन अनेक अलग अलग राज्यों के मिलकर आपस में एक नए राज्य को बन जाने को लेकर, या फिर एक ही राज्य को दो या दो से अधिक अलग अलग इकाइयों में बट जाने को लेकर, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, पाकिस्तान का विघटन हुआ, उसके आधार पर कह सकते हैं कि अब वह पुराना राज्य नहीं रह गया है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि राज्य खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि राज्य के स्वरूप में, भौगोलिक स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि कई राज्य जब आपस में मिल करके एक नया राज्य बना लेते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, या 1990 के बाद जिस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, इस घटना के में भी हम देखते हैं कि कोई राज्य नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि अनेक राज्यों ने मिल करके एक नया स्वरूप ग्रहण कर लिया है। तो इन सबों से भी यह स्पष्ट होता है कि राज्यों के आकार में परिवर्तन संभव है, राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन संभव है, लेकिन राज्य मार्क्स की द्वारा की गई भविष्यवाणियों की तरह से एकदम से विदर अवे नहीं हो रहे हैं, समाप्त नहीं हो जा रहे हैं। वस्तुतः राज्य क्या है, इस प्रश्न की व्याख्या में मार्क्स का नजरिया वर्ग संघर्ष को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। परंतु किसी राज्य में वर्ग संघर्ष ही एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व नहीं होता है, बल्कि सहयोग, परस्पर निर्भरता आदि भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या यूं कहें कि यह सब संघर्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तभी तो राज्य मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत अभी भी टिके हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसको समझने में मार्क्स से कोई त्रुटि रह गई है। इस तरह राज्य, इसी तरीके से राज्य के जो ऑर्गेनिक थ्योरी हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी हैं, वे भी राज्य काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इन सबों को ठीक से नहीं समझा पाते हैं। इसकी वजह यह थी कि यह सभी सिद्धांत मानकीय यानी कि नॉर्मेटिव अप्रोच से राज्य को देखने समझने का प्रयास कर रहे थे। मार्क्स ने जरूर यह दावा किया कि वे राज्य को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने के लिए एक अप्रोच डेवलप कर लिए हैं, किंतु वह भी मानकीय दृष्टिकोण, जो कि हीगल का द्वंद्ववाद था, उसकी सीमाओं में घिर कर रह गए।
और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, और ख़ास करके महायुद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पश्चिम के राज्य के ढांचे को जब गैर पश्चिमी देशों में स्थापित किया जा रहा था, तब वे ठीक उसी तरह से काम नहीं कर रहे थे जैसा कि वे ढांचे पश्चिम में कर रहे थे। और दूसरी ओर अनुभववाद, व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद का भी प्रयोग समाज विज्ञानों में तब बढ़ता जा रहा था। और उन हालातों में संस्थाएं वास्तव में किस तरीके से कार्य करती हैं, इनको जानने समझने में सोशल साइंटिस्ट लोगों की रुचि बढ़ती जा रही थी। और इन सब ने मिलकर राजनीति शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत को लाने की एक रूपरेखा तैयार कर लिया था। और वह व्यवस्था सिद्धांत पहले से ही मेडिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में आ चुका था। राजनीति शास्त्र में इस काम को डेविड ईस्टन ने अपने जनरल सिस्टम थ्योरी के माध्यम से 1953 में पूरा किया। और तब से राज्य को एक पॉलिटिकल सिस्टम में देखने समझने की प्रवृत्ति बढ़ गई। आगे चलकर आमेंड एवं पावल, डेविड एप्टर, मार्टन कापलान ने भी इसे आगे बढ़ाया। और आज वास्तविकता यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में स्टेट को देखने समझने की जो प्रवृत्ति है, उसने ऑर्गेनिक थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी और क्लास थ्योरी को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया है। हालांकि यह कहना भी यहाँ जरूरी है कि सिस्टम थ्योरी स्वयं शरीर के कार्य करने के सिद्धांत से प्रेरणा ग्रहण करता है। डेविड ईस्टन ने राज्य को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में परिभाषित करते हुए लिखा कि इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्शंस इन एनी सोसाइटी थ्रू विच बाइंडिंग और अथॉरिटेटिव एलोकेशंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। हिंदी में इसे कहेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का एक ऐसा समुच्चय है जो किसी भी समाज में बाध्यकारी मूल्यों का निर्माण करती है और उन्हें लागू करती है। यहाँ बाध्यकारी मूल्यों से यानी कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूड से ईस्टन का आशय कानूनों से है, जिन्हें पॉलिटिकल सिस्टम बनाती भी है और लागू भी करती है। बनाने में व्याख्या करना भी शामिल होता है। इस नाते पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में स्टेट को परिभाषित करते हुए डेविड ईस्टन ने राज्य के तीनों अंगों और उनकी कार्य प्रणाली को भी शामिल कर लिया है। यहाँ विद्यार्थी पूछ सकते हैं कि यह कौन सी बड़ी बात हो गई। J.W. गार्नर ने तो बहुत पहले से ही राज्य की परिभाषा करते हुए उसमें सरकार के अंगों को शामिल कर लिया था। दरअसल यहाँ बात उतनी छोटी नहीं है। गार्नर और उनके जैसे अनेक विचारकों ने अपनी बात को ठीक उसी तरीके से तो जरूर कहा जैसा आप कह रहे हैं, परंतु वे यह नहीं बता रहे थे कि यह सब एक इंटरैक्शन का परिणाम होता है। मतलब राज्य जो करता है, राज्य व्यवस्था आप कहें जो करता है, वह एक इंटरैक्शन का परिणाम है, ऐसा गार्नर, गिलक्रिस्ट जैसे विचारक नहीं कह रहे थे। और यह इंटरैक्शन क्यों होता है? तो इसका उत्तर यह है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम तथा सोशल सिस्टम के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, उस इंटरैक्शन की वजह होती है सिस्टम के भीतर से कुछ मांग का उत्पन्न होना या सिस्टम के बाहर से कुछ मांग का उत्पन्न होना। डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करती है इसको समझाने के लिए इनपुट आउटपुट मॉडल यानी कि आगत निर्गत व्यवस्था, आगत निर्गत उपागम का उल्लेख किया है। यह व्यवस्था सिद्धांत का ही अंग है। इनपुट आउटपुट को समझना बहुत सरल है। आप खुद से सवाल पूछिए कि आप कोई काम क्यों करते हैं।
आप इसके लिए जरूर किसी आवश्यकता का जिक्र करेंगे जिसको पूरा करने के लिए आप कोई काम करते हैं, यानी कि आपके पास कोई डिमांड होती है, मांग होती है। यह मांग हो सकता है कि आपके शरीर के भीतर से ही उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगना, या हो सकता है कि आपके मित्र ने कोई मांग रखी हो और उसे पूरा करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, यानी कि मांग आपके भीतर से नहीं बल्कि उस पर्यावरण से भी आ सकती है जिसमें आप रहते हैं, और तभी आप कुछ करते हैं। ठीक इसी तरह राज्य के पास भी इनपुट आते हैं जिसे विद इन पुट और आउटसाइड इनपुट कहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के भीतर की मांग को विद इन पुट कहते हैं, और जो सोशल सिस्टम की ओर से आती है उसे आउटसाइड इनपुट कहते हैं। इस बात को ठीक से समझ लेने की जरूरत है कि यह जो मांग है, इनपुट है, वह व्यवस्था के भीतर से भी आ सकती है और व्यवस्था के बाहर से भी आ सकती है। जब राज्य व्यवस्था के पास यह इनपुट आते हैं तब इन पर वह कुछ प्रतिक्रिया करती है, मतलब मांगों को मानकर कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है, या पहले के कानूनों की ही कोई नई व्याख्या करती है। मतलब यह कि राज्य के आउटपुट प्रायः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के माध्यम से प्रकट होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट आ जाने के बाद उन्हें टाल भी सकती है, या कुछ को पूरा कर सकती है और कुछ को टाल सकती है। यह भी संभव है कि वह इनपुट को पूरी तरीके से ही खारिज कर दे। यह सब कुछ पॉलिटिकल सिस्टम अपनी उपलब्ध क्षमता के आधार पर करती है। अब जैसे प्यास लगने पर आप पानी पीते हैं और आपकी प्यास बुझ जाती है और आप इसके परिणाम स्वरूप संतुष्ट हो जाते हैं। यहां प्यास रूपी इनपुट को आपने पानी पीकर पूरा किया और फीडबैक के रूप में आपको प्यास से संतुष्टि मिल गई। ठीक इसी तरीके से इनपुट पर राज्य जो करता है वह आउटपुट के रूप में प्रकट होता है। अब यदि यह आउटपुट मांग को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देता है तब फीडबैक के रूप में राज्य को पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। यदि आउटपुट मांग के अनुपात में आधा अधूरा हो तो फीडबैक के रूप में समर्थन और विरोध भी मिलेगा, मतलब आधा अधूरा समर्थन मिलेगा। तथा जब आउटपुट और मांग के बीच में कोई तारतम्यता न हो या आउटपुट जो है वह इनपुट के ठीक विपरीत हो तो फीडबैक के रूप में राज्य के पास असंतोष और विरोध जाएगा, मतलब उसको असंतोष और विरोध का सामना करना पड़ेगा। अतः यह फीडबैक राज्य की सफलता और असफलता को प्रदर्शित करने वाले होते हैं कि मतलब भविष्य में राज्य क्या होगा वह इस पर निर्भर करता है कि राज्य के पास फीडबैक कैसे आ रहे हैं। कोई भी राज्य व्यवस्था निरंतर डिससैटिस्फैक्शन को फीडबैक के रूप में प्राप्त करके अस्थायी नहीं रह सकता है। परंतु आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति को प्यास की इनपुट जो शरीर से आई है और वह थोड़ा गंदा पानी पी ले तो इसका आउटपुट क्या बिल्कुल गड़बड़ ही होगा, यानी कि फीडबैक के रूप में शरीर सीधे मर जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा? शरीर अपना स्वरूप बदल लेगा, यानी कि शरीर बीमार पड़ जाएगा। व्यक्ति के पास जो इनपुट आई और उस इनपुट को पूरा करने के लिए उसने जो आउटपुट लिया और उस आउटपुट का परिणाम यदि खराब है, मतलब फीडबैक जो है वह उसमें शरीर असंतुष्ट हो गया, तो शरीर सीधे मर नहीं जाएगा बल्कि क्या करेगा? शरीर अपना स्वरूप बदल लेगा, यानी बीमार पड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से
जब राज्य व्यवस्था के लिए फीडबैक निरंतर नकारात्मक होते हैं तब वह अपना रूप बदल लेता है। यह पहले वाले राज्य व्यवस्था का बीमार पड़ जाने जैसा है। ऐसे में वह अपने को तानाशाही बढ़ाकर सुरक्षित करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि शरीर अपना तापमान बढ़ाकर अपने को सुरक्षित करने की कोशिश में लग जाता है, या फिर राज्य किसी क्षेत्र में आपातकाल लगाकर अपने को सुरक्षित रख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे किसी अंग में जब चोट लग जाती है तब वहाँ सूजन चली आती है। मतलब शरीर की तरह ही राज्य भी अपने को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। वैसे सिस्टम थ्योरी बहुत व्यापक है, किंतु इतनी बातों के आधार पर स्टेट एज अ सिस्टम को समझा जा सकता है। इस विषय पर हम बहुत विस्तृत रूप से बातचीत तब करेंगे जब हम सिस्टम थ्योरी को थ्योरी के पेपर में और हायर क्लासेज में पढ़ा रहे होंगे। इसके लिए हम कोई अलग से भी लेक्चर अपलोड करेंगे, जहां हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि इनपुट सीधे डिसीजन मेकिंग के सेंटर तक न पहुंच पाए, इसके लिए राज्य क्या करते हैं और फिर सोसाइटी क्या करती है कि उसके जो इनपुट हैं वह राज्य व्यवस्था तक पहुँचे। इन मुद्दों पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक सिस्टम के रूप में राज्य को समझने के लिए जो संक्षिप्त जानकारी हो सकती है वह यहाँ मेरे ख्याल से अभी उपलब्ध हो जाती है। तो फिर हम आपसे फिर कभी दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, कुछ सार्थक अपने जीवन में कीजिएगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। नमस्कार।